नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। आईटी कंपनी इन्फोसिस के पहली तिमाही के नतीजे जारी। कंसोलिडेटेड मुनाफा 7,033 करोड़ से घटकर 6,921 करोड़। अच्छे ग्लोबल संकेतों ने बाजार में भरा जोश। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त पर बंद। मिड कैप इंडेक्स में निचले स्तर से सुधार। फार्मा, ऑटो, बैंकिंग शेयर्स में खरीदारी। रियलिटी, एफएमसीजी शेयर्स में दिखा दबाव। चांदी में रिकॉर्ड तेजी जारी। घरेलू बाजार में रिकॉर्ड हाई पर पहुंची चांदी। कॉमेक्स पर भी सिल्वर 14 साल के हाई पर। सोने की भी बड़ी चमक, भाव फिर से लाख के पार। ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार से लोकसभा में होगी 16 घंटे की चर्चा। आज लगातार तीसरे दिन हंगामे की भेंट चढ़ी संसद। उधर उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया शुरू। वोटर लिस्ट रिवीजन पर दिल्ली से बिहार तक सियासी संग्राम। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। एसआईआर को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष ने की नारेबाजी। राहुल गांधी ने केंद्र पर लगाया इलेक्शन चोरी का आरोप। जस्टिस यशवंत वर्मा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। स्पेशल बेंच करेगी जस्टिस वर्मा केस पर सुनवाई। सीजेआई ने कहा, मैं इस केस की सुनवाई नहीं कर सकता। बिल्डर बैंक गठजोड़ पर सख्त एक्शन की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दी दिल्ली एनसीआर में 22 केस दर्ज करने की मंजूरी। करीब 1200 घर खरीदारों को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव्स के दौरे पर रवाना। ब्रिटेन के पीएम के साथ होगी मुलाकात। दोनों देशों के बीच एफटीए पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और किस तरह के नतीजे रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सर, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, इन्फोसिस के नतीजे और गाइडेंस आपको कैसे लगे? बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो अनुमान बाजार में इन्फोसिस के नतीजे को लेकर के था कि जो मुनाफा आया है उसमें थोड़ी बहुत नीचे की तरफ के आंकड़े आएंगे और जो मुनाफे के मार्जिन है उसमें भी थोड़ा बहुत मामूली सा दबाव रहेगा। बाकी आंकड़े मेरे सामने नहीं है, इसलिए विशेष रूप में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आईटी क्षेत्र के नतीजे जो पहली तिमाही के हैं, जैसे हमने देखा था टीसीएस के नतीजे में थोड़ी बहुत हल्की सी निराशा की झलक दिखाई देती, तो वही आसार मुझे नजर आ रहे हैं फिलहाल टीसीएस के आंकड़ों में, इन्फोसिस के आंकड़ों में। लेकिन इनकी टिप्पणी क्या रहेगी आने वाले भविष्य के कारोबार को लेकर के, उस पर मेरे ख्याल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो वो ज्यादा अहमियत रखी। सर, एक अगर इस लिहाज से देखें, ट्रम्प टैरिफ के चलते आईटी को लेकर बाजार डिवाइडेड दिखाई दे रहा है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो फिलहाल जिस तरह के नतीजे अब सामने आए हैं ज्यादातर आईटी कंपनियों की तरफ से Q1 के, तो आईटी पर आपका व्यू क्या है? देखिए, लंबी अवधि के लिए तो यह सकारात्मक है और ये भी मानते हैं कि आईटी क्षेत्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले भविष्य में, जिस तरीके से चुनौतियां आगे बढ़ रही है। लेकिन दिक्कत अभी तक भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ को लेकर के एक ट्रेड डील होनी थी वो अभी हुई नहीं है। 1 अगस्त की तारीख दी गई है, लेकिन वहां पर भी नहीं लग रहा है कि 1 अगस्त तक ये ट्रेड डील हो जाएगी। निर्णायक तरीके से अगर आईटी क्षेत्र पर नकारात्मक असर पड़ता है, अगर अमेरिका रिसेशन में चला जाता है या फिर वहां से बजटरी स्पेंड या फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंड खर्चा जो करती है वहां की कंपनी आईटी पर, वो अगर कम हो जाता है तो शायद छोटी या मध्यम अवधि में आईटी क्षेत्र की कंपनियों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, बशर्ते कि वहां पर धीमापन आए और ऐसी कोई नकारात्मक बात जैसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी बताने के लिए।
बढ़ते आगे और बात करते हैं पार्लियामेंट से एक बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा पार्लियामेंट में की जाएगी, पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में। चर्चा की शुरुआत सोमवार को लोकसभा से होगी। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के बयान और बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर आज तीसरे दिन भी संसद में हंगामा जारी रहा। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। तो इस पूरे बड़े डेवलपमेंट्स पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि फिलहाल हमने देखा कि तीसरा दिन रहा और हंगामा हर तरफ दिखाई दिया, पूरा अपडेट बताएं। देखिए, दरअसल लगातार तीसरे दिन संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आई वो ये कि विपक्ष जिस बात की मांग लगातार कर रहा था, सरकार आखिरकार उस पर सहमत हो गई है और एक तरीके से औपचारिक ऐलान हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा होगी। पहले लोकसभा में सोमवार से 16 घंटे की चर्चा होगी, फिर राज्यसभा में मंगलवार को इस पर चर्चा होगी। विपक्ष की एक और मांग थी कि प्रधानमंत्री इस चर्चा में हिस्सा लें, इस चर्चा का जवाब दें। हालांकि सरकार ने औपचारिक तौर पर इस पर कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल भी होंगे और इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए अपना एक स्पीच भी देंगे, संबोधन भी करेंगे। लेकिन इन सब के बीच लगातार आज तीसरे दिन हंगामा जारी रहा। हालांकि हंगामे की सबसे बड़ी वजह आज जो रही वो रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा की जा रही उसको लेकर के। बाहर बारिश हो रही थी, बारिश के बावजूद विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर के बाहर प्रदर्शन किए, संसद के भीतर हंगामा हुआ। स्थिति ये रही कि लगातार बार बार दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार कल तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। हालांकि बीच में लोकसभा में 2 बिल जरूर पेश कर दिए गए, जिसमें आपको नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग बिल इसको पेश किया गया। हालांकि हंगामे की वजह से कोई चर्चा यहां पर नहीं हो सकी। तो सबकी निगाहें टिकी रही कल आखिर क्या होता है, क्योंकि कल सरकार ने इससे पहले ऐलान कर दिया कि हम चर्चा कराएंगे, लेकिन सोमवार से काफी दिलचस्प होगा संसद की कार्रवाई देखना। बिल्कुल। दूसरी तरफ लक्ष्मण जी, उपराष्ट्रपति के चयन को लेकर भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या कुछ जानकारी आपको सूत्रों के हवाले से मिल रही है? जगदीप धनखड़ के बाद अब उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे और कब तक ये तय हो पाएगा? देखिए, जगदीप धनखड़ के बाद उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे इसकी तो कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, न तो कोई सूत्र पुख्ता तरीके से कह रहे हैं। हालांकि अटकलों का बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म है, लेकिन ये जो बातचीत चल रही थी कि आखिर उपराष्ट्रपति आखिर कब आएंगे नए, तो ये बता दूं कि चुनाव आयोग ने औपचारिक तौर पर यह सूचना दी है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के तौर पर सबसे पहले निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो उसकी प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। साथ ही साथ रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त किए जा रहे हैं और जैसे ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद उसकी एक पूरी अधिसूचना जारी की जाएगी, कब नामांकन कर सकते हैं, कब वोटिंग होगी, कब रिजल्ट होगा, तो उसका पूरा एक समय सीमा निकल कर सामने आएगी। फिर जाकर के यहाँ पे आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते हुए आपको दिखेगी। लेकिन जो कह सकते हैं कि प्रोसेस होता है उसको चुनाव आयोग ने शुरू कर दिया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया की जिम्मेदारी जो है, चुनाव की प्रक्रिया की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। तो चुनाव आयोग की तरफ से अपना काम शुरू कर दिया गया। बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसकी अधिसूचना भी आपको जारी होती हुई दिखेगी। जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी इन बड़ी डेवलपमेंट्स पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली से पटना तक सियासी संग्राम मचा हुआ है। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक वोटर री-वेरिफिकेशन पर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। आज संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा किया। संसद परिसर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के सांसद प्रदर्शन में जुटे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे का हाथ थामे हुए नजर आए। वहीं इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर भी विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। सदन के अंदर तो तेजस्वी यादव एसआईआर मुद्दे पर जमकर हमलावर दिखे। विपक्षी विधायक काले ड्रेस में जमकर नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहां राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान वोट चोरी का आरोप लगाया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं।
साथ ही आपको बता दें, बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में तकरार हुई। चर्चा के दौरान तेजस्वी और नीतीश में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। कई चुनाव हो गए, यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे खुद तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। दिल्ली टू बिहार एसआईआर पर तकरार, शाम 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए एक और अहम खबर आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों की सिफारिश की है ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए, साथ ही स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म्स में भी इजाफा किया जाए ताकि बेसिक सैलरी में पर्याप्त इजाफा हो सके। वित्त राज्य मंत्री ने ये जानकारी राज्यसभा में दी है। पूरी खबर समझने के लिए अब एक बार फिर से जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, 8वें वेतन आयोग को लेकर वित्त राज्य मंत्री ने जो जवाब दिया है उसकी डिटेल बताएं और ये कर्मचारियों के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए, 8वें वेतन आयोग के गठन के ऐलान के करीब 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अब तय होने हैं। इससे पहले कर्मचारी संगठनों की तरफ से एक सिफारिश दी गई है। उस सिफारिश की जानकारी खुद वित्त राज्य मंत्री ने सदन में दिया। उस सिफारिश में कई सारी अहम बातें कही गई हैं। मिसाल के तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाए। जो शख्स 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए हैं उन पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए, इस बात की सिफारिश की गई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण सिफारिश यहाँ पे की गई है वो ये है कि बच्चों के लिए जो एजुकेशन अलाउंस होता है उसको दिया जाए, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को एजुकेशन अलाउंस यहाँ पर दिया जाए। ये एक महत्वपूर्ण सिफारिश यहाँ की गई है। कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए, यानी जब भी इलाज कराने जाए तो उन्हें कोई पैसा ना देना पड़े, इस बात की व्यवस्था की जाए इस 8वें वेतन आयोग की सिफारिश में। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म क्या रहेगा। जो अभी 3% है तो उसको बढ़ा करके 3% से 3.6% करने की सिफारिश की गई है। बता दूं कि जो स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म होता है उसमें बताया जाता है कि एक आदमी को कितने न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, उसके हिसाब से बेसिक सैलरी बढ़ाई जाती है। अगर ये 3% से बढ़ा करके 3.6% कर दिया जाता है तो बेसिक सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा, और जिसका फायदा करीब 45 लाख मौजूदा कर्मचारी और 68 लाख पेंशनधारियों को होगा। हालांकि ये सिर्फ अभी कर्मचारियों की तरफ से सुझाव दिए गए हैं, इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय होने के बाद 8वें वेतन आयोग अपनी सिफारिश देगा, और जो तय समय सीमा है वो है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू किया जाना है। लेकिन उससे पहले वित्त राज्य मंत्री की तरफ से खुद ये बयान देकर के जानकारी देना अपने आप में कई कर्मचारियों के लिए, पेंशनधारियों के लिए कह सकते हैं सुकून वाली बात है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के शेयर बाजार की। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में जोश दिखा। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ने 540 पॉइंट की बढ़त ली तो वहीं निफ्टी में 159 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स निचले स्तर से सुधर कर बढ़त पर बंद हुए। मार्केट की पूरी जानकारी बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज के चलते बाजार में एक अच्छा खासा पुलबैक देखने को मिला है। अगर हम बात करें निफ्टी ऑटो की, इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है बिकॉज जापानीज ऑटो मेकर्स में भी अच्छी खासी आज हमें बढ़त देखने को मिली थी और सीधा सीधा रिफ्लेक्शन इंडियन मार्केट्स में भी देखा गया है। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा जोश बना हुआ था, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर रियलिटी की बात करें, देखिए ओबरा रियलिटी के नंबर्स आए थे, नंबर्स पेन में थे, जिसके चलते हमें पूरे ही जो सेक्टर है वहाँ पे एक गिरावट का सिलसिला देखना पड़ा। मिड कैप में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली।
बैंकिंग में अच्छे खासे आज हमें गेन्स देखने को मिले। अब चलते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा। निफ्टी के बढ़ने वाले टाटा मोटर्स, जैसे कि मैंने मेंशन किया, ऑटो शेयर्स में जोश था। भारतीय एयरटेल अच्छी खासी बढ़त के साथ, श्रीराम फाइनेंस और अपोलो हॉस्पिटल में करीब करीब 2% के गेन्स आज के सत्र में देखे गए। लूजिंग पॉकेट में बात करी जाए तो टाटा कंज्यूमर, इनफैक्ट जो पूरा का पूरा एफएमसीजी पैक है वहां पे एक पेन देखने को मिला। कोलगेट के नंबर्स आए और जो Q1 के नंबर्स है वो वीकर साइड में देखने को मिले, जिसका रिफ्लेक्शन पूरे ही सेक्टर में हमें आता हुआ दिखाई दिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.25% की कमजोरी, इन्फोसिस 1% करीबन और ग्रासिम इंडस्ट्री भी करीब करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की। एमआरपीएल 7.5% की बढ़त, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन 3.5% की खबरों के लिहाज से काफी ज्यादा बजिंग था। कल्याण ज्वेलर्स 3.25% और मैक्स हेल्थ केयर में करीबन 3% के गेन्स आज के सत्र में देखे गए। लूजिंग साइड की बात कर लेते हैं, किस तरीके के नंबर्स है। जैसे कि मैंने मेंशन किया, कोलगेट के नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद 4% की कमजोरी देखने को मिली है। प्रेस्टीज एस्टेट पूरे ही रियलिटी पैक में आज प्रेशर बना हुआ था। एमएनएम फाइनेंशियल और परसिस्टेंट सिस्टम की बात करी जाए तो करीब करीब 2.5% की गिरावट यहां पे देखने को मिली है। चलिए बात करते हैं सोना और चांदी की कीमतों की, जिसमें एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। सोना फिर से 1 लाख के पार पहुंच गया है, तो वहीं चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर है। वहीं रिटर्न के मामले में सिल्वर ने गोल्ड को भी पछाड़ दिया है। सोने चांदी के दाम अब आगे और कितने बढ़ेंगे और किस निवेश में आपको बेहतर मौके मिलेंगे, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। जी हाँ, तेज़ी सोने और चांदी दोनों में है, लेकिन चांदी क्लियरली यहाँ पर आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई है सोने को। जिस तरह की तेज़ी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात करें तो चांदी 14 साल के हाइज पर है, लेकिन भारतीय बाज़ारों में 1,16,000 रुपये प्रति किलो के भाव हमने चांदी को यहाँ पर निकालते हुए देखे हैं। वेल एक्चुअली अगर पिछले 1 महीने की बात की जाए तो चांदी ने आपको 9% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सोने ने 3% के। इस साल की अब तक की बात की जाए तो सोना करीबन 31% ऊपर है, लेकिन चांदी 36% के रिटर्न्स आपको यहाँ पर दे चुकी है। तो क्लियरली जो पिछले 1.5 महीने में हमने तेज़ी आते हुए चांदी में देखी है, उसने ना केवल सोने को टेक ओवर किया है बल्कि आउट परफॉर्म भी किया है। वेल चांदी के अगर फंडामेंटल्स देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सोना एक्सपेंसिव है, इसलिए लोग चांदी की तरफ अब रुझान दिखाने लगे हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड हाइज पर है। ये चौथा ऐसा साल है जब इंडस्ट्रियल डिमांड तेज़ी पर है। और चाइना क्योंकि ऑटो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कर रहा है, इन सभी जगह चांदी का इस्तेमाल होता है। 2025 पांचवा ऐसा साल है जब चांदी में डेफिसिट है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ये 1.05 बिलियन आउंसेज है, लेकिन डिमांड 1.20 बिलियन आउंसेज है। तो क्लियरली एक डेफिसिट हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा भी है। जहाँ तक सोने की बात है, वेल तेज़ी यहाँ पर भी है। अपने ऑल टाइम हाई से सोना बहुत दूर नहीं है, ना ही भारतीय बाज़ारों में ना ही अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में, तो तेज़ी यहाँ पर भी है। और भारतीय बाज़ारों में तो ₹1,00,000 प्रति 10 ग्राम का सोना यहाँ पर फिर से बनता हुआ नज़र आया है। और अगर ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की माने तो उनको लगता है कि यहाँ से और तेज़ी सोना और चांदी दोनों ही आपको दिवाली तक दिखाते हुए नजर आएंगे। दिल्ली एनसीआर के घर खरीदारों के लिए एक अहम खबर है। बिल्डर बैंक गठजोड़ मामले में सीबीआई की एनसीआर में 22 मामले दर्ज करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इसके लिए अनुमति दे दी है। इससे करीब 1200 घर खरीदारों को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं पूरा मामला क्या है और कोर्ट ने क्या कहा है। 1200 से ज्यादा घर खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें अब तक उनका पोजेशन नहीं मिला। कई साल बीत चुके हैं और इस बीच वो लगातार ईएमआई दिए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि इसमें बैंक और बिल्डर का एक गठजोड़ हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सीबीआई को जांच करने के निर्देश दिए थे। अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो 22 मामलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 हफ्तों के अंदर इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट दे। सीबीआई ने कहा कि इस मामले में उन्होंने 58 केसेस की जांच की है, 1000 से ज्यादा गवाहों से उन्होंने पूछताछ की है और अब वो अपनी रिपोर्ट अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई की जांच के ऊपर संतुष्टता जताई और कहा कि आप इस पूरे मामले की तह तक पहुंचिए और उन्हें 6 हफ्ते का वक्त इस पूरे मामले में दिया गया। लेकिन इस बीच कई लोगों ने यह भी शिकायत की थी कि गुड़गांव में जो बिल्डर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज उपभोक्ता को कर रहे हैं, उनसे पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज गुड़गांव के जो सेशन जज है उन्हें भी निर्देश दिए कि आप इस पूरे मामले की जांच कीजिए और 10 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट हमें सौंपिए। तो जिस तरह से अब सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है तो उम्मीद है कि जो बैंक्स और बिल्डर्स का गठजोड़ है उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी और जो जिन भी खरीदारों को अभी तक अपना घर नहीं मिला है उन्हें अपना घर जल्दी ही मिलेगा।
शुक्रिया सीम इस पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन और मालदीव्स के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। ये यात्रा दोनों देशों के साथ भारत के रिश्तों को नई मजबूती देने वाली मानी जा रही है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। एफटीए को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन इसे लागू होने में 1 साल तक का वक्त लग सकता है। यूके के बाद प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स जाएंगे, जहां वो मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। हवाई जहाज की तरह अब हर ट्रेन में भी ब्लैक बॉक्स जरूरी होगा। ये ब्लैक बॉक्स ट्रेन के इंजन में लगाया जाएगा। इसमें लोको पायलट की हर गतिविधि रिकॉर्ड होगी और साथ ही बातचीत की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। फिलहाल वंदे भारत ट्रेनों में ब्लैक बॉक्स लगा हुआ है। नई ट्रेनों के इंजन में ब्लैक बॉक्स लगाने के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। जानकारी मिल रही है BLW यानी बनारस लोको वर्क्स ने ये टेंडर जारी किए हैं। रोजाना करोड़ों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का विशाल नेटवर्क काम करता है। ऐसे में ब्लैक बॉक्स जैसी टेक्नोलॉजी दुर्घटनाओं के कारण का पता लगाने और उन्हें रोकने में बड़ी मदद साबित हो सकती है। हाई स्पीड ट्रेनों के परिचालन की वजह से इसकी ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।